8-10 साल का रहूंगा जी। वो झांकियां और वो फौजी और वो जो ना एक साथ कदम ताल करते हुए ठक 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 58 बटालियन ये चले आ रहे हैं, राजवीर सिंह, इनको वीरता पुरस्कार मिला है। 26 जनवरी की जो परेड है वो कहीं पर आपको इंट्रोडक्शन देती है आपके बाल मन को कि हम कभी गुलाम थे और फिर हम आजाद हुए। दादा भाई नौरोजी 1892 में फर्स्ट इंडियन बने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाना कोई आम घटना नहीं थी। सोचिए ना कि ये लगान मूवमेंट होगा कि कचरा जीत पा रहा है, हैट्रिक ले रहा है। आप लोग जो बोल रहे हो ना कि आप हमें सिविलाइज्ड कर रहे हो, आप लोग हम पे एहसान कर रहे हो, आप एहसान नहीं कर रहे हो, आप हमें लूट रहे हो, आप दादागिरी कर रहे हो आप लोग। 1857 इज मतलब मंगल पांडे, दादा भाई नौरोजी एंड मिर्जा गालिब, they all existed at the same time together. विरासत में बहुमूल्य स्वराज दिया था, इसीलिए तो फादर ऑफ द नेशन ने इन्हें असली फादर ऑफ द नेशन कहा था। जिन साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक तरह का लाइट हाउस थे, जिन्होंने आज़ादी की मुहिम में जो लोग आगे बढ़ने वाले थे उनके लिए उन्होंने रास्ता तैयार किया, रोड मैप बनाया उनके लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू जनगण मन। सबसे पहले तो सर आज आप हमें बधाई दो क्योंकि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इट्स एन ऑनर कि आपके जैसे दिग्गज कलाकार आज हमारे साथ हैं और इस शो पर आए हैं। अरे यार क्या बोल रहे हो, मुझे खुद बड़ा डाउट होता है कि मैं इस तरह के इंटरव्यूज़ में जब जाता हूँ तो बोलना क्या है, या मैं इस लायक भी हूँ कि मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म में जाऊं। और मैंने आपके एपिसोड्स देखे हैं, बहुत ही कायदे का काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू, बहुत अच्छा काम। थैंक यू सो मच सर। जब हमने इसके साथ स्टार्ट किए, जो एक हमारा थॉट था, आई नेवर थॉट कि वील हैव समवन लाइक यू टू कम ऑन टू द शो। इट काइंड ऑफ शोज दैट द आइडिया इज विनिंग। जो हमने जो सोच के साथ स्टार्ट किया था, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ना पॉडकास्ट, और उस डिजिटल दुनिया में इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि आपको क्या देखना है, या तो उसके बीच में आपने इस तरह की सोच के साथ ये बनाया प्रोग्राम, वो बहुत ही रिमार्केबल है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। नाउ गेटिंग इनटू द कन्वर्सेशन, पहले मुझे ये बताइए कि आपने इतनी ये जो आपकी तो दाढ़ी है जी सर, ये बड़ी यूनिक है। वो जो जर्मन साइंटिस्ट और फिलोसोफर हुआ करते थे ना, उनकी तस्वीरों में मैंने देखा है, और एक चार्ली चैपलिन की फिल्मों में एक विलेन होता था अक्सर, अच्छा, उसकी भी दाढ़ी ऐसी होती थी। तो इसके पीछे क्या वजह है पहले बताइए। मैं पिछले 6-7 साल से ग्रो कर रहा हूँ दाढ़ी, and I don't know, it's just become part of the personality now. I don't think I can ever imagine myself without it. So my question to you is, sir, imagine कीजिए आज 11 जनवरी है and 1974 आपका चौथा जन्मदिन है। How would the 4-year-old गजराज see the journey कि आप आज कहाँ तक पहुँचे? मुझे जो बताया गया है कि मैं इस उम्र के उस दौर में गांव के स्कूल से मैं जाता था और मुझे लगता था कि ये मेरे आज़ादी पर बेड़ियाँ बांधी गई हैं, और मेरे लिए जो वहाँ पे जो मास्टर जी थे जी, वो मेरे लिए कोई किसी क्या बोले हैं, एक निरंकुश राजा से कम नहीं थे। तो मैं भागता था क्लासरूम से, वहाँ से जो स्कूल का, जो गांव का जो स्कूल था, वहाँ से भागा करता था मैं लगातार। तो मेरी आज़ादी की लड़ाई वहीं से शुरू हो गई थी। क्या बात है। आपको तभी क्या बनना था जब आप 4, 5, 6 साल के थे? तब तो ये बड़ा लोअर मिडिल क्लास में तो आपके जो सपने आपके पेरेंट्स देखते हैं। हाँ जी। उस ज़माने में 70s में तो ये था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, लेकिन वो वहाँ पहुँचना कैसे है उसके बारे में किसी को कुछ जानकारी होती नहीं थी। तो अब फिर उसके बाद आप जब थोड़े बड़े होते हैं, लड़कपन में आप सिनेमा देखते हैं जी,
और सिनेमा आपको इन्फ्लुएंस करता है। आपको लगता है कि आपको इंस्पेक्टर बनना है, अमिताभ बच्चन जैसा, ज्वेल थिफ बनना है, देवानंद जैसा। आई थिंक कहीं ना कहीं हर 70s और 80s के लड़कों ने खास करके अपने आप को कहीं ना कहीं मिस्टर बच्चन जैसे इमेजिन किया है। किया ही होगा, क्यों मैंने तो किया है। अंडरडॉग जो जनरेशन थी उनके लिए एक वो जो फिगर थे। हाँ, तो वो ये साहब बच्चन साहब, क्योंकि उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी मिस्टर नटवरलाल में। क्योंकि अब जब बच्चे होते हैं तो आप हीरो आपके लिए वो है। हाँ जी। अब बड़ों को आप यूं देख रहे होते हैं ना, हाँ। आपकी हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, तो सिनेमा के अंदर वो बच्चों से दोस्ती कर रहे हैं। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो, करेक्ट है ना। तो वो मुझे लगा ये अपना दोस्त है और मुझे जो लोग तंग करते हैं मैं इनसे बोल दूंगा मैं। वो फिर आपको सपनों में आते हैं और आपके जागी आंखों की जो फैंटेसीज होती है उसको भी वही पूरा करते हैं कि अंदर हाँ। मेरी दोस्ती हुई थी बच्चन साहब के साथ त्रिशूल फिल्म से। अंडरडॉग कहानी थी और आई थिंक मैं भी कहीं ना कहीं एक बहुत शाय बच्चा था, एंड जस्ट टू सी हिम, एंड ऑफ कोर्स संजीव कुमार इज इन द फिल्म एंड ही इज अगेंस्ट हिम, तो वो एकदम था कि अच्छा। गुप्ता कंस्ट्रक्शन, शांति कंस्ट्रक्शन अपनी माँ के नाम पे रखते हैं वो, ये इनका नाम गुप्ता है। आर के गुप्ता यस। शायद मैं 10-12 साल का रहूंगा तो एक साउथ इंडियन फिल्म थी, तेलुगु थी फिल्म ये जी। अल्लूरी सीताराम राजू, अपनी बहुत बड़े स्टार हैं अभी तेलुगु के, महेश बाबू। हाँ जी। उनके फादर ने वो रोल किया था और वो सबटाइटल्स के साथ भी नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन उसने मुझे रोमांचित कर दिया था। सोचिए ना कि एक दिल्ली में रेलवे कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का, बच्चा, जिसको एक दक्षिण भारतीय फिल्म इंस्पायर कर रही है। तो हल्का वेग सा याद है कि जंगल के सीन थे और वो अंग्रेज के खिलाफ मिलके लड़ते हैं वो लोग। तो ये और कहीं पढ़ा था मैंने, ये जो राजा मौली साहब की फिल्म है RRR, उसका भी इससे कुछ इंस्पिरेशन है, इन्हीं जो सीताराम राजू जो थे जी। सर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन अकम्प्लिश्ड एक्टर, हाउ डिड यू डिसाइड कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट एज अ राइटर और एज अ डायरेक्टर भी है? एक होता ना कि चॉइस की आज़ादी जी, कि आप आज़ाद हो चुनने के लिए कि ये 3 ऑप्शन है आपके पास। मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों में ट्राई करना पड़ा। मुझे लगता है कि वो सब गड्ढमगढ़ के बीच में थिएटर ग्रुप जो मेरा था, एक्ट 1 थिएटर ग्रुप जी, जो 18-19 साल की उम्र में जो मुझे लोग मिले, मेरे डायरेक्टर NK शर्मा और फिर ये तमाम लोग, आशीष विद्यार्थी, सुजीत सरकार, मनोज वाजपेयी, शेफाली भूषण, तो वो जो था वो टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले क्या था कि मेरे विजन नहीं था, मेरे सपने बड़े फैंटेसी वाले सपने थे, रियलिस्टिक सपने भी नहीं थे। लेकिन जो मुझे लगता है कि एक्ट 1 ग्रुप जो मेरे लिए लाइट हाउस बना, उसने बताया कि हाँ गजराज तू ये कर सकता है, तू निखट्टू नहीं है, तूने लिटरेचर पढ़ा है, जाने अनजाने में तूने अमृतलाल नागर को पढ़ लिया है, तूने प्रेमचंद को पढ़ा है, तूने मंटो को पढ़ लिया है, बिना समझे पढ़ लिया है। वहाँ पर NK ने मुझे बताया कि तू लिख भी सकता है, तू अडेप्ट कर सकता है। मुझे तो अडेप्टेशन कैसे करूँगा, मेरी तो अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अंग्रेजी भाषा जो होती है पुल होती है जी, भाषा दैत्य नहीं है, भाषा से डरो मत, भाषा से दोस्ती करो। डिक्शनरी है ना, वो आपको बता देगी कि क्या करना है। तो वो अंग्रेजी के नाटक मेरे जोड़ीदार थे एक ग्रुप में, विजय, उनके साथ मिलके 1-2 नाटक अडेप्ट किए। वो एक वजह रही कि उसे लिखने का एक जज्बा पैदा हुआ। और फिर उसके बाद जब टेलीविज़न नया आगे बढ़ रहा था, फिक्शन और नॉन फिक्शन, तो उसमें एक सिद्धार्थ बसु थे, बाबू, तो उन्होंने मैं उनके पास चला गया एक बार। तो मैंने कहा बाबू काम नहीं है, पैसे चाहिए। बाबू ने बोला अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, हम एक शो करने वाले हैं, गेम शो होगा, तो उसमें ऑडियंस होगी, तो उस ऑडियंस के साथ आप वार्म अप सेशन आप कर लो। आप थिएटर से हो तो आपको ये करना पसंद करोगे? मैंने डूबते को तिनके का सहारा, मैंने कहा हाँ बाबू बिल्कुल। तो मेरे 3-4 महीने उसमें निकल गए। तो वो एक टेक्निकल एक शूट माहौल में मैं जाके देखा। फिर उसके बाद प्रदीप सरकार जी से इंट्रोडक्शन हो गया, तो वो एक लाइट हाउस बने मेरे लिए। उनकी वजह से मैं आगे बढ़ा एडवर्टाइजिंग में, और फिर कोडरेट फिल्म्स के नाम से कंपनी शुरू हुई, और भाषा को लेकर जो मेरे कॉम्प्लेक्स थे वो इन सब लोगों ने किनारे कर दिए। लाइट हाउस जो आपने वर्ड यूज़ किया वो कितना परफेक्ट है, बिकॉज हम सबके लाइफ में ना
ऐसे लाइट हाउसेस होते हैं जाने अनजाने में. लाइक इवन व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ, बाबू ऑल्सो बीइंग वन ऑफ दोज, सिद्धार्थ बासु इवन फॉर मी, मैं उनके साथ भी काम कर चुका हूँ 1.5-2 साल. तो उनका फोन आता है तो मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ. क्योंकि वो मतलब ऐसा है कि अच्छा बाबू क्यों मुझे फोन कर रहे हैं कि क्या हो गया, खड़े लेके जब प्रदीप दा का फोन आने पे मैं कहीं पर, हाँ दादा, हाँ जी, या पीयूष पांडे साहब फोन करते हैं तो मैं वो उसमें कहीं पर भी हूँ तो मेरा एक अलग अलर्ट मोड आ जाता है कि पांडे साहब ने क्यों फोन किया. जी जी. आपको याद है 15 अगस्त या 26 जैन को स्कूल में क्या माहौल होता था? हाँ, ये पहला इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि हम कभी आज़ाद हुए थे जी. हम कभी गुलाम थे और हम आज़ाद हुए थे. वो आपका जो स्कूल सिस्टम है और उसके अंदर जो 15 अगस्त को प्रिंसिपल साहब झंडा फहराते हैं जी, उससे आपको अंदाज़ा होता हाँ जी, है. उससे वो पहली इंफॉर्मेशन आपको तब आती है जी. और हमारा घर अनऑफिशियल एयरबीएनबी था जिसके अंदर रात बेरात कभी भी लोग आते थे. तो ये एक बार कुछ आधा दर्जन लोग रिश्तेदार आए थे 26 जनवरी की परेड देखने के लिए. ओ बाबा. तो वो मुझे याद है मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जी. वो झांकियाँ और वो फौजी और वो जो ना एक साथ कदम ताल करते हुए टाक टाक टाक, तो वो इमेज रह जाती है ना, मन को एकदम से आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा भी बनना है. करेक्ट. एक और हीरो दिखते हैं रियल लाइफ वाले थोड़े. फिर वो टेलीविजन पे आना शुरू हुआ था. जसदेव सिंह एक कमेंटेटर हुआ करते थे. हाँ जी, ओके. जो शायद हॉकी की कमेंट्री करते थे. उनकी बहुत गजब की आवाज थी और वो जो बताते थे कि 58 बटालियन ये चले आ रहे हैं, राजवीर सिंह, इनको वीरता पुरस्कार मिला है. तो वो एक मेमोरी में आना शुरू हुआ और फिर आपको धीरे धीरे उस स्कूल से और फिर ये जो 26 जनवरी की जो परेड है वो कहीं पर आपको इंट्रोडक्शन देती है आपके बाल मन को कि हम कभी गुलाम थे और फिर हम आज़ाद हुए. I want to ask you, sir, as an artist, what does the word freedom mean to you? आज़ादी का मतलब है कि आप चुन सको. आपके चुनने में, आपके चॉइस में दबाव नहीं है कि मुझे निश्चय गोगिया प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि गजराज ये पॉडकास्ट आप करो नहीं तो मैं आपको मुंबई में रहने नहीं दूंगा फॉर एग्जाम्पल. जी जी जी. या मैं आप इसके बाद काम नहीं कर पाओगे आप. ओहो, ये तो इतना इसका क्लाउड है निश्चय का. ये सब सारे डायरेक्टर्स को और सारे राइटर्स को जानता है. सबको जानता है, मेरा काम रुकवा देगा. ओहो, चलो कर लेता हूँ. वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आपने लाइट हाउस की बात की पहले, एंड आई वांट टू नो कि आज आप किसकी स्टोरी पर वो लाइट डालने वाले हैं फॉर जनगण मन? तो हमारी मुंबई नगरी में एक नगर है, DN नगर. सुना आपने? हाँ बिल्कुल जी. हाँ, तो बड़ा पॉपुलर एरिया है. मेट्रो स्टेशन भी है और फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध भी है बहुत सारी वहाँ पर, है ना. तो यहाँ पे DN नगर से सालों साल गुजरता रहा हूँ पर हमेशा मेरा ध्यान मेरी मंजिल पे रहता था, कभी रास्ते पे नहीं है. मैंने कभी सोचा ही नहीं यार कि मतलब ये DN नगर में DN किसके लिए स्टैंड करता है. और आज मेरी कोशिश है कि DN, जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, हाँ अभी नया आ गया ना जेन बीटा, उनके DMs में आ जाए. उन्होंने तुम्हें राह दिखाई, तुमने उनके नाम रास्ता कर दिया, पर जब उस राह पर चलने की बारी आई तुमने अपना रास्ता ही मोड़ लिया. आज पग पग उनके पग चिन्हों पर चलेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे नहीं जिएंगे. आज दादागिरी का नहीं, दादा भाई गिरी का पाठ पढ़ेंगे. हवा में बात करना दादागिरी होती है ना जी. हवा बदलने वाली बात करना दादा भाई गिरी होती है. वाह. दादा भाई गिरी किसने हमें सिखाई? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. वो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ हर कदम पर खड़े थे. मतलब वो समझ लो कि एक पूरी जनरेशन थी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की, उनके लिए लाइट हाउस थे वो. ऑफ कोर्स. ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई
एक मेंटल प्लेइंग फील्ड पर हुई थी। जी। फैक्ट्स और अपनी थ्योरी की मदद से इन्होंने ब्रिटिशर्स का ना मुंह बंद कर दिया। लंबी घनी दाढ़ी थी बिल्कुल आपकी तरह। हाँ बिल्कुल, एकदम उनकी खाली एक हेडगियर था, टोपी थी, वो लगा लो तो आप दादा भाई नौरोजी लगोगे। और इस दाढ़ी को मामूली धूप में नहीं, ज्ञान की धूप में सफेद किया था दादा भाई ने। अगली बार किसी ने मुझे पूछा तो मैं यही जवाब दूंगा कि ज्ञान में एकदम सफेद हुई है। यस सर, सॉरी। दादा भाई नौरोजी दौरदी का जन्म 4 सितंबर 1825 को नवसारी में हुआ था। नवसारी उस वक्त बॉम्बे का हिस्सा था, अब गुजरात का हिस्सा है। 1825 में ना नवसारी जो था वो पारसी कम्युनिटी का हार्टलैंड, मतलब वहाँ पर बड़ा क्रिएटिव था मामला वहाँ पर उस ज़माने, बड़े अलाइव थे कम्युनिटी के लोग। दादा भाई के जो फादर थे नौरोजी पालनजी दौर्द, उनकी डेथ तब हो गई थी जब दादा भाई 4 साल के थे। और उसके बाद दादा भाई की जो मदर थी मानिक भाई नौरोजी, उन्होंने मतलब वो ना एक प्रण लिया, दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने जो बेटे को ना उसकी एजुकेशन में कोई कमी नहीं लेकर आएंगे, पढ़ाई कराएंगे उसको। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से पहले इंडियन फ्रीडम की अवेकनिंग हुई थी। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की 4 दीवारों के पीछे दादा भाई के आक्रामक विचारों की आकार पुष्टि हुई थी। रस्त गोफ्तर, इसे कोई पारसी व्यंजन मत समझना, ये तो समाज को परोसी गई उबलते सच की थाली थी, जिसका मतलब था ट्रुथ टेलर, सच संवाद। इस नाम की पत्रिका दादा भाई ने निकाली थी। न्यूज़पेपर की मदद से जो गरीबी थी ना पारसी सोसाइटी में, लोगों में, दादा भाई उसका सच लोगों के सामने लाना चाह रहे थे। जी। काफ़ी हद तक असर हुआ और उन्होंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी कम्युनिटी लेवल पर ही नहीं है, मतलब सिर्फ पारसीज के बीच में नहीं है, ये रीजनल लेवल पे भी हैं, देश में भी हैं। सोचिए ना, मतलब उन्होंने शुरुआत की इस पत्रिका की, इस संवाद की, कि ताकि उनकी कम्युनिटी के बारे में लोग एक दूसरे को जानें, उनकी परेशानियों को समझें, पर उसके ज़रिए उन्होंने रीजनल जो इश्यूज़ थे वो समझे और फिर देश के इश्यूज़ को समझा। उन्होंने पहले अपनी एजुकेशन ख़त्म की, फिर वो एल्फिंस्टन कॉलेज में ही मतलब वहीं पढ़ाई की और फिर वहाँ पर मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए। बिल्कुल किस्मत ने कुछ ऐसा खेल रचाया कि दादा भाई ना लंदन पहुँच गए। हाँ, और उन्होंने वहाँ दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी नाम की एक कॉटन ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। कॉटन लंदन में। ओह हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से सुना था, लेकिन दादा भाई ने ब्रिटिशर्स के मसाला ट्रेड का जवाब अपने कॉटन ट्रेड से दिया। हाँ, उनका बिजनेस अच्छा भी चल रहा था, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। पर फिर 1857 में मंगल पांडे नाम की एक आंधी आई, जिसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का लैंडस्केप ही बदल गया। मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी ना, मतलब पूरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इमारत हिल गई, चूल्हे हिल गई उनकी। जी। इंडिया में अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज रेबेलियन के ट्रेसेस दिखने लगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिर उसके बाद मद्रास महाजन सभा, हाँ जी, इंडियन एसोसिएशन, अपना पूना सार्वजनिक सभा, जी, ये कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप थे, वो शुरू हो गए मतलब अलग अलग जगह पर। सर, what you just said, I mean, it just came to me कि 1857 is मतलब मंगल पांडे, दादा भाई नौरोजी and मिर्जा गालिब, they all existed at the same time together. कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कितना बढ़िया ट्रिविया है वो, कि मतलब जो विटनेस कर रहे थे एक पूरे जो टाइम का जो पूरा ढांचा बदल रहा था ना, उसको ये लोग इसके विटनेस थे ये लोग। और ये बात सोचिए ना, मतलब आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में, ये बात शायद बहुत सारे लोगों ने सोची नहीं होगी और पता नहीं होगी। ये तो मतलब वी हैड दिस 3 दिग्गज इन द सेम जनरेशन। क्योंकि अगेन कि ऐसा कहते हैं कि गालिब जो है वो तो फ्रीडम फाइटर नहीं थे जी, लेकिन गालिब की जो शायरी में, उनके कहने में जो एक रेबेल था, उसने इंस्पायर किया होगा लोगों को। बिल्कुल, डेफिनेटली किया होगा, कि अड़ते थे वो, अपनी बातों पर अड़ते थे वो, और अपने आसपास जो हो रहा था उसके बारे में लिखते थे वो। तो समस्या अब रीजनल नहीं, नेशनल हो गई थी। पास कर मन मर्जी के बिल्स, मेहमानों की फितरत अब डिक्टेटर वाली हो गई थी।
भारत एक कुकर बन गया था क्रांति की आग पे, जिसका प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सीटी लगा के प्रेशर रिलीज हो, ऐसा कुछ एक अंग्रेजी अफसर करना चाह रहा था। 1885 में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई जिसकी वजह से प्रांतों से उठा शोर एक आवाज बन गया। इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे शुरू किया था एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने। I had no idea the Indian National Congress was started by a Britisher. उनके लिए INC वो सिटी थी जिसे टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स के लिए प्रेशर रिलीज होता रहेगा। भाई अंग्रेज बड़ा चालाक था ना, मतलब उसको समझ में आ गया था कि मतलब कि कुछ तो करना पड़ेगा। उनके बिहाफ पर लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस दिलासा देती रहेगी कि भाई हम तुम्हारी आवाज़ ब्रिटिशर्स तक पहुंचा रहे हैं। और 1857 जैसी अपराइजिंग फिर कभी नहीं हुई। और ये अंग्रेज़ की बहुत बड़ी गलती थी। ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कांग्रेस तब PPP ट्रिपल P मोडस ऑपरेंडी फॉलो करता था। ओके। प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। पहले विनम्रता से अपने प्रस्ताव आगे रखो, फिर लीगल रास्ते अपनाकर पिटीशन फाइल करो, और तब भी बात ना बने तो थोड़ा प्रोटेस्ट कर दो। मतलब वही एक अकेला रास्ता बचता। देश ने संभाला था होश, लिखा जा रहा था आजादी का शब्दकोश। तब कांग्रेस के एक सेशन में दादा भाई ने एक शब्द का उच्चार किया। गुहार बनी थी अब दहाड़ जब दादा भाई ने स्वराज का नाम लिया। ब्रिटिश राज का अंत था स्वराज, भारतीय स्वाभिमान का ढंग था स्वराज। तब हर भारतीय का घमंड बना स्वराज। स्वराज शब्द का जिक्र सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, पर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले इसका जिक्र हमारे दादा भाई नौरोजी ने किया था। शब्दों में जादू होता है। जी जी। ऐसे मान लो स्वराज, स्वराज, सेल्फ रूल। जी। वो सपना था जो सबने देखा था, पर उसे पहली बार आर्टिकुलेट दादा भाई ने किया था। ब्रिटिशर्स का कहना था ना कि हम हिंदुस्तानियों में वो काबिलियत ही नहीं है कि हम अपना देश खुद चला सकें। लूट एक शब्द है ना, अंग्रेजी डिक्शनरी में है वो। हाँ जी। हिंदुस्तानी शब्द है वो खुद ब्रिटिशर्स ने हिंदी और उर्दू भाषा से चुराया था और अपनी डिक्शनरी में डाला था। और अब वही हमें बता रहे थे कि देश कैसे चलाया जाना चाहिए। दिस ना फनी है कि लूट शब्द को भी उन्होंने लूट कर अपने डिक्शनरी में रख दिया। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए कि क्या आप मानेंगे कि एक इंडियन ने, एक हिंदुस्तानी ने, एक इंग्लैंड में एक जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी है लंदन में, सेंट्रल फिन्सबरी, वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। I highly doubt that a British constituency would elect a black man. पॉलिटिकल सर्कल्स में लंदन के, विलायत के, ये फुसफुस हो रही थी। एक देश है यहाँ से मीलों दूर जहाँ ब्लैक मेन एंड वुमेन की समृद्धि लूट कर अंग्रेजी सरकार अपनी जेबें भर रही थी। दादा भाई ने थेम्स के किनारे गंगा का हाल बताया, हिंदुस्तानियों का हाल बताया, और वो सच हुआ, लोगों में रेजोनेट। इसलिए मात्र 5 वोट से उन्होंने वो इलेक्शन जीत कर दिखाया। दादा भाई नौरोजी 1892 में फर्स्ट इंडियन बने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए। कहा जाता है कि जब दादा भाई को पार्लियामेंट में शपथ दिलवाई जा रही थी तो उन्होंने बोला कि यार मैं ये बाइबल पे हाथ रखकर ओथ नहीं लूँगा। फिर उन्होंने बोला कि कैसे करोगे? तो बोले मैं अपने ये पारसी होली बुक है खुर्दे अवस्था, उस पर हाथ रख के शपथ लूँगा। अच्छा। अब आप सोचोगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आने का रीज़न क्या था? इस दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इंडियन बजट का डिस्कशन होता था तो सोचो, मतलब उनके लिए उनकी
हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानियों की इम्पोर्टेंस वहाँ के ब्रिटिश जो एमपीज थे उनके लिए क्या होती थी। वो लोग क्या करते होंगे, वो लोग ब्रेक ले लेते, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मजाक शुरू कर देते। दादा भाई ने ना बदल दिया, उस अकेले सिंगल बंदे। इंडियंस की आवाज, उनकी परेशानियां ब्रिटिश सरकार तक पहुंचानी थी, वो पहुंचाना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब जब आप पार्लियामेंट में बहस करेंगे तो वो वहां के अखबारों में छपेगी। वहां की जो आम जनता है, जिनको नहीं पता था कि हिंदुस्तान में उनके जो मुल्क के लोग हैं वो कैसे रूल कर रहे हैं, कैसे निचोड़ रहे हैं, कितने अत्याचार कर रहे हैं, कैसे टेटुआ दबा रहे हैं, कैसे खींच ले रहे हैं सारा पैसा, ये शायद वहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को नहीं पता थी। दादा भाई की प्रेजेंस जो थी पार्लियामेंट में और उनकी जो बहसें थी, वो जो दलीलें थी, बड़े लिखे आदमी थे ना, काबिल आदमी थे, तो वो ऐसा नहीं थे कि मतलब बन गया मैं एमपी, अब लाओ मेरे परकिजेट्स लाओ और अब कहाँ मेरा फोन, गाड़ियाँ और क्या क्या, वो नहीं था। वो तो मिशन पे थे कि मुझे अपने हिंदुस्तान की जो सच्चाई है यहाँ के अंग्रेज तक पहुँचानी है। This is so amazing, right? कि I mean वो सिर्फ लीडर नहीं थे, he was like also a strategist, a thinker. एक पहली चीज, एक बड़ी कमाल की चीज है उसके अंदर जी, कि उस समय जो दर्शक दीर्घा में कौन बैठे हुए थे? कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस वक्त शायद पढ़ाई कर रहे थे वहां पर। हाँ जी, हाँ, अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए हुए थे, वो बैठे हुए थे और वो इंस्पायर हुए कि ये ऐसे जीता जा सकता है, ऐसे अपने देश के लिए काम किया जा सकता है। और वहां से हजारों मील दूर साउथ अफ्रीका में एक दूसरा हिंदुस्तानी वकील था जो पढ़ के जा चुका था, उसको मालूम चला कि दादा भाई नौरोजी पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। आयरिश फ्रीडम फाइटर्स दुनिया जहान में जहां पर भी आज़ादी को सप्रेस किया जा रहा था, जहां पर लोग दबे कुचले थे, उन तक वो बात पहुंची। सैकड़ों मैसेजेस दादा भाई नौरोजी के पास पहुंचे। महाराष्ट्र के कहीं इंटीरियर में 3-4 हजार किसानों की सभा हुई कि हमारा एक आदमी विलायत में पार्लियामेंट में पहुंच गया है। क्या बात है। दक्षिण भारत में जगह जगह पर वो मतलब एक तरह की मशाल जली थी। दादा भाई नौरोजी का ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाना कोई आम घटना नहीं थी। उसने हजारों लोगों को मनोबल दिया था। सोचिए ना कि ये लगान मूवमेंट होगा कि कचरा जीत पा रहा है, हैट्रिक ले रहा है। तो ये वो क्योंकि उससे पहले तो आपको कंडीशनिंग हो गई थी ना कि ये विलायती है, ये अंग्रेज साहब है, लाट साहब जिनको बोलते हैं, लाट साहब, हम बोलते हैं ना साहब जो आज भी हमारी जबानों पे चढ़ा, अरे साहब माफ कर दो, अरे साहब, अरे हुक्म करो, अरे मेम साहब। जो गरीब आदमी है वो करता है साहब मेम साहब। कहाँ से आया है? वो वहीं से आया है। ये जो इस तरह की कुछ चीजें हुई, दादा भाई नौरोजी का जाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की आज़ादी की मुहिम के अंदर, कि एक हिंदुस्तानी आपको अंग्रेजों को 200-400 अंग्रेजों को बता रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि भैया आप लोग जो बोल रहे हो ना कि आप हमें सिविलाइज्ड कर रहे हो, आप लोग हम पे एहसान कर रहे हो, आप एहसान नहीं कर रहे हो, आप हमें लूट रहे हो। आप हमारा कॉटन लेते हो, वहां से लाते हो, यहाँ कपड़े बनाते हो और वही कपड़ा हमें बेचते हो। आप दादागिरी कर रहे हो आप लोग। ये दादा भाई ने वहां बताया। वाह। बहस में आवाज ऊंची करनी पड़े तो समझो कि सामने वाला बहस हार गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यही हो रहा था। दादा भाई मतलब जैसे ही बोलते थे, आयरिश अनरेस्ट और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एग्जांपल देकर ब्रिटिशर्स को याद दिलाते कि ऐसा अनरेस्ट उबल रही है हिंदुस्तान में, ऐसा ही अनरेस्ट हो रहा है, आप अपनी हरकतें सुधार लो। बात इत्तेफाक तो नहीं है कि जहां ब्रिटिश राज जाता है वहां अकाल और प्लेग पहुंच जाता है। जो शुरू होता है वेलफेयर के ढोंग से, वो ब्रिटिश का वेल्थ फेयर बन जाता है। हर साल इंडिया से रॉयल बैंक अकाउंट में 33 मिलियन पाउंड्स चोरी किया जाता रहा। फिर क्यों मिस गवर्नेंस को डेवलपमेंट का नाम दिया जाता रहा? दादा भाई की इस थ्योरी को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता। दादा भाई ने
दुनिया को बताया कि जो टैक्स इंडिया से कलेक्ट किया जा रहा था वो इंग्लैंड की तरक्की के लिए यूज हो रहा था। और तो इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे, फिर वो ब्रिटेन में ले जाकर उसको बनाते थे और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट ला के हिंदुस्तान में बेच देते थे। तो ये कह सकते हैं कि ये इंडिया का शुरुआती स्कैम्स में से एक था। अगर हंसल सर अगर देख रहे हो तो स्कैम 3 रेडी है, मतलब, और एटलीस्ट अ प्रीक्वल टू स्कैम 1892 है ये। उमर के साथ जो सीखा था वो सब दूसरे यंग लीडर्स के साथ बांटा था। गांधी, गोखले, सब ने दादा भाई को अपना गुरु माना था, विरासत में बहुमूल्य स्वराज दिया था। इसीलिए तो फादर ऑफ द नेशन ने इन्हें असली फादर ऑफ द नेशन कहा था। महात्मा गांधी जब महात्मा नहीं बने थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे और वो लॉ स्टूडेंट थे लंदन में, तब वो एक बार दादा भाई से मिले और दादा भाई नौरोजी के बारे में मशहूर था कि उन्होंने वो जो हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट्स थे उनकी बहुत मदद करते थे। तो वो महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने बोला कि मोहन, इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम को अगर बदलने का सोच रहे हो ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को समझो। ये कहा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो आज़ादी का जो रोड मैप था वो तैयार करके, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके, एक थ्योरी तैयार करके, जो लीडर्स थे आने वाले फ्रीडम मूवमेंट के, उनके लिए उनके सामने रखा था। 30 जून 1917 को 91 बरस की उम्र में, 91 की एज में दादा भाई नौरोजी इस दुनिया से चले गए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है, पर उसके बारे में सिग्निफिकेंटली कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। हर रोज न जाने कितने लोग डीएन नगर के आसपास से गुजरते होंगे, है ना, मेट्रो से, बसों से, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस डीएन नगर को दादा भाई नौरोजी के नाम पे रखा गया है। डीएन, दादा भाई नौरोजी नगर। सालों से दादा भाई ने आज़ादी का सपना सजा कर रखा था। इज्जत हिंदुस्तानियों और ब्रिटिशर्स की कमाई। आज़ादी का प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने रखा था। स्वभाव शांत था, तेज निराला। तभी तो एक डीएन ने इंडिया का डीएनए बदल डाला। सर, थैंक यू सो मच। इतनी फैसिनेटिंग स्टोरी है, एंड आपने टुवर्ड्स द एंड और आई थिंक स्टार्टिंग में भी कहा कि हम इतने सारे लोग जो डीएन नगर से गुजरते हैं, मुंबई वाले खास करके रोज, आई एम गिल्टी ऑफ नॉट नोइंग। हम सभी लोग हैं कहीं ना कहीं। और वो ये इन रास्तों के जो नाम हैं, सड़कों के नाम जो रखे जाते हैं, शायद वो इंस्पायर करने के लिए रखे जाते हैं, और ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों तक उनका नाम बचा रहे, उनकी पहचान बची रहे। तो निश्चय, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जिस भी फील्ड में हैं जी, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अखबार में काम करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप रेहड़ी लगाते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, अपने लेवल पे आप हर जगह पर थोड़ा बहुत डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं, कोशिश करें तो वो मुझे लगता है दादा भाई ने वही किया। उसमें ऐसा नहीं कि वो 1892 में पहली बार इलेक्शन लड़े और वो जीत गए, उससे पहले भी उन्होंने ट्राई किया था एक बार। आई थिंक 86 में, 1886 या 85 में उन्होंने ट्राई किया था। वो इलेक्शन वो नहीं जीत पाए थे। वो तत्परता, वो जूझते रहना, लगे रहे अपने। और सोचो कि वो जो उन्होंने किताब लिखी ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर, उसके बारे में उन्होंने कितनी ज्यादा रिसर्च की थी, डेटा इकट्ठा किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो जिस जगह पर है वहां पर जरूरी नहीं कि आप 5 लाख या 50 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सोचो जी। आप 5 लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सोचो, आप एक इंसान के जीवन में बदलाव लाने का सोचो, वो प्रयास करो, तो दुनिया कमाल हो जाती है। मैंने एक और चीज़ दादा भाई के बारे में सुनी है कि उनके ऑनर में 2015 में, मतलब आज से कुछ 10 साल पहले, यूके गवर्नमेंट ने अवार्ड्स लॉन्च किए हैं
जिसमें उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं जो इंडिया और यूके रिलेशनशिप के लिए अच्छा काम करते हैं, टू सेलिब्रेट दादा भाई नौरोजी एंड हिज लेगेसी। क्या बात है, ये भी अच्छी बात है बहुत। सर, हाउ वाज इट फॉर यू आज जन गण मन पे ये कहानी सुनाकर, और कैसा था पूरा प्रोसेस आपके लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इम्पॉर्टेंट है, जो यंगर जनरेशन है या जो हमारी भी जनरेशन है जी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए लाइट हाउस का काम करेगा। लाइट हाउस का काम करेगा। आपने अगेन जो अंत में बात कही कि शुरू में भी आपने बात कही कि कैसे DN से आप अभी उन जनरेशन के DMs में पहुंचना चाहते हैं, या तो कैसे ये DN हम हर हिंदुस्तानी के DNA का हिस्सा है जी। अगेन जस्ट वर्ड्स अभी भी मुझे याद है, एंड आई एम जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू बी विद दैट। एंड आई थिंक जब मैं घर भी जाऊंगा, अपने दोस्तों से भी मिलूंगा, मैं ये कहानी के बारे में सबको बताऊंगा। एंड आई होप कि एवरीबडी हु इज काइंड ऑफ वाचिंग दिस एज वेल वो भी ये करे। हाँ, अगर आपको ये ठीक लगे, रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ यार ये दादा भाई के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए बात, तो आप ये शेयर कीजिए ये कहानी अपने दोस्तों में, अपने परिवार में। आई एम गोइंग टू लीव विद दिस थॉट, एंड थैंक यू सो मच सर। बिफोर आई लेट यू गो, हम सारे व्यूअर्स को बोलते हैं कि केयर, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। केयर, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you so much, Gajraj sir, for coming and for doing this. Thank you. It's an absolute honor, like I said at the top. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. धुन सवार हर सांस हुंकार, दृढ़ निश्चय मंसूबा खूंखार, इरादा अनेक विरोधी अनेक, पर फिर भी कर जतन हो मगन ले प्रण, आजाद रहे हर जन गण मन।